तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। उसमें हमने समझ रहा था कि इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ना, और किस तरीके से जो मास होता है और इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मास क्या होता है बच्चों, इनर्शिया का मेजर, ठीक है। जब हम इनर्शिया को मेजर करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, हमें मास मिलता है। और हमने ये पढ़ा कि मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, हमारा इनर्शिया भी बढ़ेगा। इनर्शिया किसको कहते हैं, इनर्शिया उस बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो बॉडी को अपनी जगह पे क्या करता है, अपनी पोजीशन पे बनाया रखता है, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट पे हो, ठीक है। चलो अब आगे बात करनी है कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मोमेंटम समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम सेकेंड लॉ स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। हाँ, मोमेंटम, संवेग, क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है बच्चों। हिंदी में लिखते हैं संवेग। तो लिखते हैं तो भाई द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is known as momentum, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, इट इज, ऐसे लिखो, P इज इक्वल्स टू M इंटू में V, ठीक है बच्चों। P इज इक्वल्स टू M इंटू V, वेयर, हाँ, P इज मोमेंटम मतलब संवेग, M है मास यानी कि द्रव्यमान, और V है वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के मास को जब उसके वेलोसिटी से क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें क्या आता है, वेलोसिटी नहीं होता, स्पीड को ये कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी जल्दी अपनी क्या कर रही है, जगह बदल रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, है ना। तो किसी वस्तु की वेलोसिटी को जब हम उसके मास से इनटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, मोमेंटम मिलता है, ठीक है। और मोमेंटम जो होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, पहले तो ये बताओ कि मोमेंटम क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो ऑप्शन तो वही है, अगर एक नहीं है तो दूसरा होगा, है। तो बच्चों इट इज वेक्टर। अभी बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसीलिए भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यह सदिश राशि है, ठीक है। एसआई यूनिट इज केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, क्या बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। केजी मतलब मास का, मीटर मतलब मीटर पर सेकेंड किसका होता है, वेलोसिटी का, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों मोमेंटम हमें कहां कहां देखने को मिलता है बच्चों, जब एक
एक बॉल को मारता है तो बॉल का क्या होता है, मास, और वो आती है वेलोसिटी से। तो बैट से जब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है तो अब क्या होता है बच्चों, उसका क्या होता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? मोमेंटम क्या होती है, हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। बॉल का कुछ तो मास होगा ना, हाँ, और उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। एक तो जब फेंकेंगे तब वेलोसिटी होगी, और एक जब बैट से टकरा के जाएगी तब वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बैट की स्पीड ज्यादा हुई, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो मोमेंटम। और कहाँ देखने को मिलता है, जो टेनिस में है ना, क्या होता है, टेनिस में टेनिस की बॉल मारते हैं ना, हाँ, तो वहां पे मोमेंटम देखने को मिलता है। और मोमेंटम और बैडमिंटन, मोमेंटम में क्या होता है बच्चों कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कोई बॉल है, अगर मैं थोड़ा नॉर्मली थ्रो करता हूँ तो थोड़ा सा चोट लगेगा, अगर मैं वही बॉल को खींच के मारता हूँ तो क्या रहेगा, लाल छप जाएगा एकदम, है, और इंजरी हो सकती है अगर सर्वर पे लग जाए तो, है ना। तो ऐसा क्यों, जब हम तेज फेंक रहे हैं तब उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कम, बट जब ज्यादा तेज फेंकेंगे तो क्या रहेगा, मास में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो उस जगह पे क्या होता है, मोमेंटम आता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, क्योंकि फोर्स, अब ये तो पता ही है बच्चों, फोर्स किस पे डायरेक्टली, फोर्स जो होता है वो मास से रिलेटेड होता है डायरेक्टली, है ना। बस समझना, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, है ना। चलिए, अब आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ की, है ना। किसकी बात करेंगे बच्चों, सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ को लिखने से पहले कुछ चीजें सुन लो, जैसे कि second law of motion, the first law of motion indicates when an unbalanced force act on a object its velocity changes, that is the object get acceleration। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है, और वो क्या करने लगती है, एक्सेलरेट करने लगती है। क्या करने लगती है, एक्सेलरेट करने लगती है। ठीक है, फिर देखो, we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। तो हमें अब ये देखना है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसके फोर्स के, जो उसका उस पे जो फोर्स लगता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, हाँ, मतलब जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो किस तरीके से फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, हमें ये बात करनी है। ठीक है, लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन इन द डेली लाइफ। और डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल देखो। During the game of a table tennis, if the ball hits the player, it doesn't hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. तो जब टेनिस बॉल से किसी स्पेक्टेटर को लगती है तो उसको चोट नहीं लगती है, बट वहीं जब क्रिकेट की बॉल से लगती है तो क्या लगती है, चोट लगती है। क्यों? क्योंकि टेनिस की बॉल का जो मास होता है बहुत कम, तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों, बहुत कम, है ना। बट जो हमारे पास वो क्रिकेट की बॉल होती है उसका मोमेंटम क्या था बच्चों, ज्यादा, हाँ, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, तो इसलिए उसकी वजह से क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। ठीक है, अब आगे सुनिए। क्या है बच्चों, हाँ, a truck at the rest does not acquire any attention when the park along the roadside, but a moving truck even at the speed as low as 5 meter per second may kill a person standing in its path। ठीक है, तो जब बच्चों एक ट्रक एक रोड साइड में खड़ा होता है तो जाके तुमसे टकराओ कोई फर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, है ना। या बट जब ट्रक जो होता है वो स्लो चल रहा होता है और उसके सामने कोई आ जाए उसको उड़ाता हुआ चला जाएगा, वो चला जा भाई, एक बार सामने, एक बार चला जाना सामने, स्लो चल रहा है उसके सामने आ जा, तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ट्रक का जो मास है बहुत ज्यादा है, चाहे उसका वेलोसिटी कुछ भी हो, चाहे उसका वेलोसिटी कुछ भी हो, उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा ना, पसंद में। हाँ, बट अगर वो चल रहा है, सुनो, अगर वो रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, मास कुछ भी हो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, तो मोमेंटम क्या रहेगा उसका, जीरो। अगर मान लो कोई बाइक रोक के चल
बिल्कुल जाएगी, क्योंकि मास हो जाए उसका पूरी बाइक का, उस इंसान का मास क्या होगा, ज्यादा होगा ना। हाँ, तो उड़ा के नहीं आएगा, मतलब टक्कर तो हो ही जाएगी, ठीक है, मर नहीं सकता बाइक से टकरा के। हाँ नहीं, कोई और तो ठुका था, बाइक से गिर गया था कोई तो। हाँ हाँ ठीक है, चलो समझ में आया कि हाँ, तो मास वेलोसिटी किस तरीके से मोमेंटम पे इफेक्ट डालती है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो आगे अब देखो, A small mass of such bullet may kill a person when fired from a gun। ठीक है, अब देखो, जब गन से कोई गोली निकलती है तो क्या करते हैं, इंसान को मार डालती है, मार डालते हैं ना। बट सोचो, अगर तुम उस गोली को हाथ में लोगे तो उसका मास कुछ भी नहीं है, बट वो उतना खतरनाक क्यों बन जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। उसकी वेलोसिटी 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी, ठीक है। सोचो 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर उस बुलेट की है, चाहे उसका मास कुछ भी हो, रौंदते हुए चला जाएगा। और इसीलिए देखो, जो स्पेस में जो कचरा घूमता है ना, जो स्पेस में जो कचरा घूमता है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत होती है, ठीक है। इसीलिए अगर वो कभी स्पेसशिप से टकरा जाए ना, तो स्पेसशिप का काम खत्म, चाहे वो कितनी छोटी चीज क्यों ना हो। बस समझ में, हमारी पृथ्वी भी इतनी तेज घूम रही है, बट हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो, दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। तो इन सारे एग्जांपल से क्या पता चल रहा है बच्चों, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंपैक्ट है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट से कितना इंपैक्ट हमें पड़ेगा, ठीक है। बस में अगर दोनों में से कोई सा भी ज्यादा है और दोनों दूसरा थोड़ा सा भी है, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, है ना। बात समझो, अगर मास क्या है तुम्हारा बहुत ज्यादा, वेलोसिटी अगर थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा भी है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बट अगर मास तुम्हारा बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, तो इंपैक्ट क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर तुम्हारा मास थोड़ा सा है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इंपैक्ट क्या होगा, फिर से बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो अगर एक चीज भी ज्यादा है, अगर एक चीज भी ज्यादा है तो इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है, अगर दूसरी चीज थोड़ी सी भी है तो। जैसे कि बुलेट वाले केस में, बुलेट का मास बहुत कम था, बुलेट का मास बहुत कम था, बट उसकी वेलोसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा, तो उसका इंपैक्ट कैसा हुआ, बहुत खतरनाक, ठीक है। समझ में आया बच्चों यहां तक, हाँ क्लियर है। चलिए, तो मोमेंटम आपका समझ में आ गया है ना। अब आगे बात करते हैं। तो मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। मोमेंटम में दोनों है बच्चों, मास क्या है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। इसका यूनिट बता दिया, ठीक है। Since the application of unbalanced force bring the change in the velocity of the speed, it is clear that the force has also produced a change of momentum, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। अनबैलेंस, जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा है, ठीक है, कोई बैलेंस फोर्स लग रहा है इस पे, मैंने जैसे टच किया, वेलोसिटी चेंज हो गई ना उसकी, वही ना। या कोई बॉल रोल हो रही है, हाँ, बॉल आई, तुमने उसको किक किया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 बताया था ना चेंज, हाँ वो वाला एग्जांपल किया था, तो चेंज हो रहा था ना बार बार। तो अगर अनबैलेंस फोर्स जो है वेलोसिटी चेंज कर सकता है, तो इस बात से ये भी तो आइडिया लगा सकते हैं कि अन फोर्स की वजह से मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। फोर्स की वजह से मोमेंटम भी, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, मास, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम, क्योंकि दोनों में मास आता है ना, मोमेंटम में भी मास आता है और फोर्स में भी आता है, मास आता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, तो एक सिचुएशन कंसीडर करो, विद अ डेड बैटरी टू पुश अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विद सफिशिएंट टू स्टार्ट इट्स इंजन, बट इफ 2 person gives a sudden push unbalanced to it hardly starts। देखो, एक डेड बैटरी, क्या बोल रहा है, एक डेड बैटरी मतलब जो खत्म बैटरी होती है ना, जिसमें कुछ भी पावर नहीं होती है, वो भी एक इंजन को एक बार स्टार्ट कर सकती है और गाड़ी दौड़ने लगेगी। बट वहीं पर अगर 2 लोग धक्का मारे तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं होगी ना, हाँ ठीक है। तो but a continuous push over some time result in the gradual acceleration of the car to the speed। but अगर हम लगातार उस गाड़ी को पुश करते रहे तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी, मतलब लगातार धक्का देंगे तो घूमने चलने लगेंगे ना थोड़ा बहुत,
अब सुनो तो सही आगे, आने तो दो वहां पे क्यों। इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो फोर्स में चेंज होता है, जो मोमेंटम में चेंज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से नहीं होता? फोर्स की वजह से नहीं होता। टाइम, अगर लगातार हम उस पर फोर्स लगा रहे तो वो जो गाड़ी है वो चलती रह रही है। हाँ, कहने का मतलब ये था कि एक गाड़ी बंद पड़ गई थी, ठीक है, उसकी बैटरी डेड थी, ठीक है, उसको चलाने के लिए दो लोग अगर धक्का मारेंगे तो थोड़ा सा ही चलेगी, ठीक है, थोड़ा सा चलेगी। हाँ, बट अगर वही दो लोग उसको मतलब उसको धक्का मारते लेके जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? थोड़ी देर बाद तुम देखते हो ना, कई बार गाड़ी वाड़ी बंद पड़ जाती है तो उसको धक्का मारते, थोड़ी दूर तक धक्का मारते तो वो एक्सीलरेशन पकड़ लेती है ना, तो घूमने लगती है। तो वही बता रहा है इसमें भी, ठीक, कि फोर्स अकेले काफी नहीं है, फोर्स अकेले काफी नहीं है, साथ में हमें कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टाइम के साथ क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगा? एक्सीलरेशन आ पाएगा। मतलब कांस्टेंट फोर्स की वजह से ही क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? डेड बैटरी में बोल रहा है कि देखो, लेट अस कंसीडर सिचुएशन इन विच डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट, मतलब गाड़ी में डेड बैटरी है, ठीक है, उसको चलाने के लिए हम गाड़ी को धक्का देते हैं ना, ताकि वो बैटरी में से थोड़ा सा भी पावर आ जाए और इंजन स्टार्ट हो जाए, है ना? तो वही बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? मतलब देखो, जो बैटरी होती है उसका काम होता है क्या सप्लाई करना? इलेक्ट्रिकल चिंगारी सप्लाई करना, ताकि इंजन के अंदर क्या हो सके? ब्लास्ट हो पाए, है ना? तो वो बैटरी डेड हो रखी है तो उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं रही, और इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उस बैटरी को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी बैटरी, गाड़ी की बैटरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्हील्स के घूमने पे चालू हो जाती है ना? रोटेशन, अगर जब व्हील्स घूमते हैं उसकी वजह से क्या होती है? चार्ज होती रहती है। क्या होती है? चार्ज होती रहती है। ठीक है, और अगर तो इसीलिए क्या करते हैं? धक्का दे रहे हैं गाड़ी को, जब हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, तो उसकी वजह से टायर घूम रहे हैं और उसकी वजह से बैटरी थोड़ी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? थोड़ी चार्ज हो रही है, और थोड़ी सी चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा? वो गाड़ी को चलाने लायक बना देगी। बस समझ में? तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। बात ये नहीं थी कि डेड बैटरी क्या कर रही है, वो सब बात ये थी कि दो लोगों ने जब फोर्स लगाया तो गाड़ी थोड़ी दूर तक गई, ठीक है, बट उन्होंने ही जब तक और थोड़ा मतलब कंटिन्यूस फोर्स दिया तो गाड़ी चालू हो गई। ठीक है, मतलब थोड़े से में काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। थोड़े दिनों में काम नहीं चलेगा। जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई 1 घंटा करके नहीं होगा, डेली 1 घंटा करने से होगा। ठीक है, बस समझ में? चलो अब देखो क्या है। हाँ, इट मे देन ऑल्सो कंक्लूड दैट द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो भी जरूरी है मोमेंटम को चेंज करने के लिए, साथ में मोमेंटम का चेंज होते रहना, टाइम पर मोमेंटम का चेंज होना, ये भी क्या है? बहुत जरूरी है। तो अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ध्यान से सुनो, प्यार से समझो क्या बोल रहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी या इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब क्या है कि जब हम गाड़ी को धक्का दे रहे थे, ठीक है, तो फोर्स लग रहा था, और उस फोर्स लगने की वजह से उसका मोमेंटम क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। बट वो चीज कब तक हो पाई? जब तक हम एक टाइम तक, एक कंटिन्यूअस टाइम तक क्या करते रहे? उसको धक्का देते गए, तब तक उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? बार बार चेंज होता गया। क्या होता गया? चेंज होता गया। और चेंज होते गए, उसके बाद से क्या होगा? वो गाड़ी अपने आप एक्सीलरेट करने लगी और वो चलने लग गई, है ना? तो ये इसमें भी यही बोल रहा है सेकेंड लॉ में कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स होता है ना, वो इक्वल होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम टाइम के साथ किस तरीके से मोमेंटम जो चेंज हो रहा है। मतलब देखो, फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि फोर्स लगाएंगे तो बस मोमेंटम एक बार चेंज होगा, वो चेंज होता रहेगा ना, और टाइम बढ़ता रहेगा। मान लो पहले मोमेंटम हमारा कितना था? 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थोड़ा और फोर्स लगाया, थोड़ा और चेंज हुआ, थोड़ा और चेंज हुआ, थोड़ा और चेंज हुआ, इस तरीके से मोमेंटम क्या होता गया? चेंज होता गया। और वो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके इक्वल आ जाएगा मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ में यही कहता है, ठीक है। तो लिखिए सेकेंड लॉ।
अकॉर्डिंग टू, हेडिंग डाल दो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the फोर्स। यही होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में लिखिए बच्चों, बस थर्ड वाला तो उससे भी छोटा है, एक लाइन का। हाँ लिखिए, बोलो। गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक क्या समानुपातिक ऐसे लिखते भाई। समानुपातिक होती है बच्चों। अब थोड़ा सेकेंड लॉ को कैसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं वो समझो। हाँ तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। तो भाई ये बोलता है फोर्स की बात हुई है, हाँ वो जो है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन किसके बच्चों, टाइम के। जो ये रेट ऑफ चेंज है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल होता है। हाँ तो हिंदी में क्या लिखेंगे, बल जो होता है वो समानुपातिक होता है। ठीक है, क्या संवेग के परिवर्तन और बटे में समय। ठीक है, बटे में समय। और हम ये कह सकते हैं कि F इज क्या होता है, m v माइनस mu अपॉन में t। m v क्या होता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी पे हमारा मोमेंटम कुछ और होगा और फाइनल वेलोसिटी पे हमारा मोमेंटम कुछ और होगा। बस मास तो क्या रहेगा, दोनों में
सेम रहेगा, तो क्या रहेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, कॉमन ले लेंगे तो M बाई V, M बाई अपॉन में T। ठीक है बच्चों। और ये देखो V माइनस U क्या बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसे कहते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा, A क्या लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूंगा, ठीक है। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, K M A, और अगर K इज इक्वल टू 1 होगा तो F इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, M A। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू M A। ठीक है, तो ये चीज यहां से निकली है कि फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जितना मास है, ठीक है, और उसके वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसमें जितना क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, वो उनको जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा फोर्स, कि वो गाड़ी कितना फोर्स दे रही है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमें क्या देता है, फोर्स एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन देता है। क्या होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन देता है। हम यहां से क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। बल जो होता है वो बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, और जो फोर्स होता है यहाँ पे, इस फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों, न्यूटन। न्यूटन ने अपने नाम पर रख दिया इसका। एक्चुअल में 1 यूनिट जो 1 न्यूटन जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, फोर्स मास का क्या होता है 1 kg, यूनिट क्या होती है 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दो। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट बच्चों को इतना बड़ा ना याद करना पड़े, इसलिए न्यूटन बाबा ने क्या कर दिया, मेरा नाम ही याद कर लो, इसी बहाने मेरे को याद तो करोगे तुम। तो उसने क्या कर दिया, इसकी जगह पे बोल दिया कि फोर्स की यूनिट क्या होती है 1 न्यूटन होती है। क्या होती है 1 न्यूटन। ठीक है, सही है ना। चलो ये हो गया, अब आगे स्टार्ट करें। तो अब जैसे कि फर्स्ट लॉ में हमने एग्जांपल पढ़े थे, वैसे ही काम किस में करना है बच्चों, सेकेंड लॉ में करना है। बट सेकेंड लॉ के फॉर्म उसमें जाने से पहले, अच्छा ये तो करवा ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ का क्या है बच्चों, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। कभी ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ देंगे कि सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन करके दिखाओ, तो आपको ये करना पड़ेगा। इजी है, क्या फॉर्मूला याद करना है इसमें, क्या है ये mv फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। m को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u अपॉन t, ये किसका होता है एक्सेलरेशन का होता है, तो उसी यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है v माइनस u अपॉन t पढ़ाया तो था, एक्सेलरेशन पढ़ाया तो था वो, तो बस ठीक है बच्चों। अब देखो सेकेंड लॉ के कुछ एग्जांपल जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। करण मैंने सुना तूने यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया हमारा, हाँ दिखा रहा है उसमें तो मेरे को कि कोई एक क्रिकेट वाला था उसने वो कर दिया है, उसमें नाम भी था क्रिकेट के नाम से, तेरे चैनल का नाम अनसब्सक्राइब दिखा रहा है, उन्हें करा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ, अब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कल भी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो इसके भी एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ्टन सीन इन द एक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कुछ एक्शन जो होते हैं वो सेकेंड लॉ को दिखाते हैं। हैव यू एवर नोटिस, ठीक है इसका आंसर देगा भाई। हाँ करण पे इधर आता जल्दी आ, अबे चुप रहना है।
तेरे से तो खेला जाता नहीं है, तो जो क्रिकेट खेलता है उसी को बुलाऊंगा ना। अबे चुप रह, इधर खड़ा हो यहाँ पे। हाँ तो बता मेरे को, जब क्रिकेट में बॉल आती है तो कैच कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं? हाँ कैसे करते हैं? पूरा एक्शन दिखा। बॉल आई तो ऐसे करके नीचे, ऐसा क्यों करते हैं? कि बॉल की स्पीड कम हो सके। हाँ, और बॉल की स्पीड अगर कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे? क्या होगा? अभी हमने क्या पढ़ा था? M into V, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या लगेगा? मोमेंटम। तो हाथ में क्या लगेगी? चोट नहीं लगेगी। तो वहां पे क्या लग रहा है? कौन सा लॉ लग रहा है? आप क्रिकेट खेलते रहे, याद रखेगा ना। अच्छा ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जो क्रिकेटर में देखो, क्रिकेटर की बॉल देखिए कितनी हार्ड होती है, और सोचो वो हाथ में आके टकरा रही है तो कितना चोट लगेगा। अबे भाई तेरे अंदर मोटी चमड़ी है, बाउंस कर जाएगा, ठीक है बॉल। हाँ तो तू फालतू बकवास क्यों कर रहा है? हाँ तो भाई वो बॉल जो होते हैं बहुत मोटी होते हैं, और हाथ में पड़े तो हाथ पूरा फाड़ सकती है वो, ठीक है। तो उसको कैच भी तो करते हैं लोग। हाँ तो कैसे कैच करते हैं? उसको कैच करने के नहीं ग्लव्स नहीं पहनते हैं। क्रिकेट में ग्लव्स पहनने का अधिकार सिर्फ विकेट कीपर को होता है और बैट्समैन को होता है, और कोई नहीं पहनता, और कोई नहीं पहन सकता। तो जब बॉल आती है तो तुमने कई बार देखा होगा, जो फील्डर होते हैं वो क्या करते हैं? बॉल आई तो ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ रहे, ऐसे नहीं पकड़ते। वो बॉल आई उसको ऐसे लेके कैरी करेंगे नीचे तक, ठीक है, अपने हाथ में, ताकि जो बॉल है उसकी स्पीड को क्या करे? रोक ले, और फिर यहाँ पे आके क्या कर लेंगे? उसको पकड़ लेंगे, ताकि इसकी वजह से क्या होगा? बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, बॉल की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम। तो हाथ पे इंपैक्ट क्या होगा? कम, ठीक है, हाथ पे कम लगेगी। जैसे सीधा अगर ऐसा खोल के रखोगे ना, हाथ फाड़ता हुआ हाथ तोड़ देगा वो, ठीक है। बात समझ नहीं? ठीक है चलो देखो, ऐसे यहाँ पे दिखा रखे, देख रहे हो हाथ कैसे नीचे जा रहा है। बस तो खाने और धोने किसी लायक नहीं रहेगा फिर तो। कौन सी बॉल? हाँ तो वो भी तो हाथ ऐसे ही करते हैं, वो बॉल को कैरी करते ही हैं, ठीक है। अब सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेटर्स बॉल को पकड़ते टाइम हाथ को क्यों पीछे करते हैं? यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है? ये तो मैंने बता दिया, सुनोगे नहीं तो फिर आगे बहुत कुछ मिस हो जाएगा ना। सुनिए फिर। तो have you ever noticed while the catching the fast moving ball, a fielder in the ground gradually pulls the hands backward with the moving ball? तो जो फील्डर होता है क्या करता है? बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे करता है, क्या करता है? पीछे करता है, ठीक है। In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the ball decreases to 0, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो पाए? 0 हो पाए। क्या हो पाए? 0। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मास भी क्या जाएगा? उसका इंटू होके 0, मोमेंटम क्या जाएगा हमारा? 0, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे हाथ पे? बिल्कुल कम। क्या पड़ेगा? बिल्कुल कम, ठीक है। फिर देखो, thus the acceleration of ball decreases, therefore the impact of catching the fast moving ball is reduced, ठीक है। तो क्या होगा? इसकी वजह से एक्सलेरेशन भी कम हो जाएगा, एक्सलेरेशन भी तो कम हो जाएगा भाई। ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0, तो इसका फोर्स लगने वाला भी क्या हो जाएगा? 0, है ना, होगा ना 0, ठीक है। तो इसीलिए ताकि हमारे हाथ पे चोट ना लगे, इसीलिए वैसा किया जाता है, ठीक है। अब देखो, if the ball is stopped suddenly, then the high velocity decreases to 0 in very short time of interval. The rate of change of momentum of the ball will be large. मतलब अगर बॉल को अचानक से ही रोक लिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉल की स्पीड को 0 होने में क्या बहुत कम समय मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत कम समय। तो टाइम क्या होगा? बहुत कम। और बहुत कम से अगर कोई चीज को डिवाइड करते तो बड़ा आंसर क्या था हमारा? सिखा रखा है ना। अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूं और 6 को 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे जब छोटे से डिवाइड करो तो आंसर कितना रहा है, और जब बड़े से डिवाइड करो तो क्या रहा है? तो अगर मेरा टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा, और अगर मेरा टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा। तो जब मैं फोर्स बॉल को पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं तो वहां पे टाइम को मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। टाइम को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। और अगर मैं ऐसे रोक लूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा? वहीं पे कम हो जाएगा। तो अगर टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो टाइम फोर्स क्या लगेगा? कम।
क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ वो तो बाउंस कर जाती है भाई, वो थर्ड लॉ लग जाता है फिर वहां पे। ठीक है, चलो समझ में आ गया था बच्चों? हाँ तो अब देखो क्या है, therefore a large force would have to be applied on holding a catching that may hurt the palm of the fielder। ठीक है, अगर हम बॉल को रुकने का ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स क्या जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ जाएगा तो हाथ पे चोट भी क्या लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, फिर खाने और धोने के लिए हाथ ही नहीं रहेंगे, है ना। फिर आगे देखो, इन अ हाई जंप एथलीट, ठीक है, इन अ हाई जंप एथलीट athletic event, the athlete are made a fall either on the cushion bed or the sand bed. This is to increase the time of the athlete to fall on or stop after making the jump। ठीक है, तो देखो कभी कभी हाई जंप देखे ना तुमने, तो हाई जंप वो करता है, तो जब हाई जंप करके वो लैंड करता है तो उसके लैंड करने के लिए या तो मिट्टी का होता है, पूरा मिट्टी से बना होता है, या तो कुशन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कुशन। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसके जो जंप का टाइमिंग है, जब वो जंप करेगा तो उसकी टाइमिंग को क्या करना, बढ़ाना, टाइम करना बढ़ाना। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम, और उसको चोट क्या लगेगी, कम। ठीक है, बट अगर टाइम कम हुआ, मतलब फट से लैंड कर गया, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि टाइम कम हो गया, और टाइम कम हो गया तो फोर्स ज्यादा होगा, उसकी वजह से उसके पैरों में, हाथ पैरों में क्या हो सकती है, चोट लग सकती है या टूट भी सकते हैं, है ना। फिर देखो, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट ऑफ फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। ठीक है, तो मैंने बताया कि जंप करने के बाद उसके टाइम को बढ़ाया जाता है, ताकि क्या करा जाए, ताकि उसका वेलोसिटी क्या हो, कम हो पाए, है ना, उसका फोर्स भी क्या लगे, कम लगे। दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, कम हो जाएगा, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, फिर ट्राई पॉन्डर अस कराटे, ठीक है, टू ब्रेक आइस स्लैब विद वन सिंगल ब्लो। ठीक है, कभी देखा है कराटे शॉप में जो हाथ से तोड़ते हैं ना सारी प्लेट्स को, ठीक है, तो उनको देखा है वो अपने हाथ को तोड़ते तो नीचे लेके जाते हैं, वैसा रोकते तो नहीं है। अगर रोकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बट अगर उसको साथ में लेते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट देखो ऐसे। अब देखो सुनो, तुम खुद एक्सपीरियंस करो, अपना हाथ रखो और इसको रखो, और जब टच हो ना तो उसको इसी डायरेक्शन में मूव करो, तो देखो फोर्स कम हो जाएगी, देखो कम हो गई। और एक अपना हाथ ऐसे रखो और फोर्स ऐसे रखो, लग रहा है, लग रहा है, हाँ, इसीलिए मैं हाथ एक जगह रखवाता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा, और टाइम ज्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम, और उसकी वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अब यहां से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ। पता है बच्चों, हम फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ बना सकते हैं। हाँ, तो वही देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ड्राइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। देखो हाँ भाई, ओए सुन लो, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। दूसरे नियम से पहला नियम। बेवकूफ जब उससे बात करने में लगा रहता है तो यही होगा ना। हाँ, बकवास कर रहा है तब से हुआ है, पढ़ने में तो ध्यान ही नहीं है तेरा। हाँ, तो देखो बच्चों, तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है बच्चों कि F इजिकल्स टू क्या, F इजिकल्स टू क्या बच्चों, M ए
ये कौन फर्स्ट सेकंड लॉ कहता है, सॉरी कौन कहता है, ये सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। तो अगर मैं f इज इक्वल टू a की जगह क्या लिख दूं, v माइनस u बाई टी लिख सकता हूं ना a की जगह पे, क्योंकि a ये होता है, ठीक है। अब t को मैं उधर ले जाऊं तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू या एम वी माइनस यू, एम वी माइनस एम यू, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, अगर मेरा f जीरो है, अगर मेरा फोर्स जीरो है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा एफ टी है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और एम वी माइनस एम यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। और मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, एम वी ये माइनस में उधर क्या आ जाएगा, तो एम यू, तो वी एम से एम कट गया, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वी इज इक्वल टू क्या हो गया, यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम चाहे हम कोई सा भी ले, टाइम चाहे हम कोई सा भी ले, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो क्या है, v इज इक्वल टू यू आने का मतलब क्या है, फोर्स जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, मतलब कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रखी, कोई फोर्स पे नहीं लग रहा। तो दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t। इफ u is zero then v is also be zero, that is the motion will be remain at then the object will remain at rest। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे क्या ना लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स क्या, फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा, तो उसी स्टेट में रहेगा ना, v इज इक्वल टू क्या होगा, u। तो अगर v जीरो होगा तो u भी क्या रहेगा, जीरो। अगर v कुछ होगा तो u भी कुछ होगा, मतलब अगर v की कोई वैल्यू और u की कोई वैल्यू हो, दोनों इक्वल होंगे, और इसका मतलब क्या, वो मोशन में है चाहे कोई भी टाइम के हिसाब से। बट अगर v जीरो हो जाएगा तो u भी क्या जाएगा, जीरो, मतलब किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे, किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे। तो देखो सेकंड लॉ से क्या ड्राइव हो गया, फर्स्ट लॉ। तो इसके नीचे ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो लिखते हैं दिस मीन्स ये लाइन नहीं लिखोगे तो फिर नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट will continue moving with uniform velocity u